हेलो फ्रेंड्स, ये वेव मैकेनिक्स का थर्ड लेक्चर है। तो पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी कर ली है। इस लेक्चर में हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने आइडियल केस लिया था, उसमें आपने किसी भी तरह का रेजिस्टेंस फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर नहीं किया था। लेकिन एक्चुअल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। जब भी कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं परफॉर्म, या तो आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे होते हैं या फिर पेंडुलम को वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तब उस कंडीशन में पेंडुलम पे एयर का रेजिस्टेंस और ये भी एयर का रेजिस्टेंस, जब भी कोई मोशन होगा एयर का रेजिस्टेंस लगेगा। और जैसे इंडक्टर कैपेसिटर से मिला हुआ सर्किट है अगर, तो उसमें रेजिस्टेंस होगा। तो ये सब एक तरह से अपोज प्रोड्यूस करते हैं मोशन में, और उसकी वजह से जो मोशन होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और बाद में जो पार्टिकल आपने एग्जीक्यूट किया था, जिसको आपने फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया था, वो थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। तो हम बात करें सिंपली एयर रेजिस्टेंस की वजह से किस तरीके से एयर रेजिस्टेंस वर्क करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या फ्री ऑसिलेशन पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पे सिर्फ एक फोर्स लगता है जो कि -kx के इक्वल होता है। लेकिन अगर एयर की वजह से एक फोर्स लग रहा है, रेजिस्टेंस फोर्स, तो ये प्रूव किया जाता है। ये एक्चुअली हमें प्रूव नहीं करना है, हमें सिर्फ अपने ध्यान में रखना है कि जो फोर्स है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। अब आप कहेंगे कि मैम फोर्स तो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल कैसे हो सकता है? लो वेलोसिटी की जो एयर होती है उसमें जो फोर्स क्रिएट करती है वो वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अगर वेलोसिटी एयर की बहुत ज्यादा है, यानी विंड बहुत तेज चल रही है, तब तो फोर्स जो जनरेट करेगी वो वेलोसिटी प्रोपोर्शनल नहीं होता है। अगर लो वेलोसिटी की विंड है, तब उस कंडीशन में वो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ऑफ द एयर। तो हम ये कर सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू -kb इंटू वी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये दोनों तरह के फोर्स लग रहे हैं उस पार्टिकल के ऊपर, और F इज इक्वल टू हो गया है टोटल फोर्स माइनस का kx माइनस का bv। ओके, तो इससे आप लिया हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल रहे हैं पार्टिकल की। उस पार्टिकल का जो आपने डिस्प्लेस किया है और आपके अकॉर्डिंग सिर्फ आपने ये वाला फोर्स लगाया है -kx, उससे क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस भी मिल रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एयर सारी जगह प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इस पे ऑटोमेटिकली ये वाली टर्म ऐड हो ही गई है। और इस फोर्स की भी नेचर होती है, ये नेगेटिव साइन के साथ होती है, इसलिए हमने नेट फोर्स निकाल लिया है। अब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाला है इस पार्टिकल का, तो ये देखिए F इज इक्वल टू md2x/dt² है, माइनस का kx माइनस का bv। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका md2x/dt² प्लस b, ये आपका b को क्या लिख सकते हैं, dx/dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। इसमें आपने m को यहाँ पे डिवाइड कर दिया और इस इक्वेशन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। आपने क्या कर दिया कि b/m को आपने 2r मान लिया, और k/m को तो आपको पता ही है ओमेगा स्क्वायर आप कंसीडर करते हो, तो इसीलिए ये आपकी हो गई 2r dx/dt प्लस ये आपका ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है। तो ये आपके अगर डैम्प्ड फोर्स यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर एयर के कारण आपका प्रेजेंट है मोशन के ऊपर, तो तब उस कंडीशन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। इसको ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपने 2r लिया है और 2r की वैल्यू b/m के इक्वल है, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपने r लिया था 2r, तो ध्यान रखना है बहुत ध्यान से कि 2r लिया है आपने। इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन भी सेम तरीके से निकालेंगे जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया था। मान लिया x इज इक्वल टू c e⁻∝t के इक्वल है, तो आप dx/dt निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा c⁻e⁻∝t, एंड देन d2x/dt² निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा c⁻²e⁻∝t। ओके, ये तीनों वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन c⁻²e⁻∝t प्लस 2r c⁻e⁻∝t प्लस ओमेगा स्क्वायर c⁻∝t इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर आपने c⁻∝t को कॉमन ले लिया है तो आपके पास बचेगा α² प्लस 2r प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको तो आप 0 के इक्वल नहीं रख सकते हैं, इन दोनों में से एक 0 होगा क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, क्योंकि ये आपने x1 माना है, डिस्प्लेसमेंट माना है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 नहीं होगा ना, इसकी इक्वेशन निकाली है, तो आपका ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। इससे आपके दो रूट निकलेंगे क्योंकि अल्फा स्क्वायर की टर्म है, तो अल्फा की आपकी दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस माइनस माइनस का r प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद आपके दो वैल्यूज निकल के आएगी। तो हमारा यानी कि जो x की वैल्यू होगी डिस्प्लेसमेंट, वो आपका एक c1 कांस्टेंट e की पावर माइनस r प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू t के इक्वल होगा, ठीक है, और प्लस c2 e की पावर माइनस r माइनस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर t के इक्वल होगा। तो ये सॉल्यूशन निकल के आ गया है। अब हम इसके मोशन को डिस्कस करते हैं, इसको हटा देते हैं, ध्यान रखना है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन भी का सॉल्यूशन भी। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये आ गया है आपका। तो देखिए, तो फ्रेंड्स अब हमें ये पता चल गया है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन अगर होते हैं तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट का ये वैल्यू निकल के आती है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है। देखिए इसमें तीन कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन ये है कि आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन है कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर है, सेकेंड कंडीशन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है, और थर्ड कंडीशन है आर स्क्वायर लेस देन ओमेगा स्क्वायर। इसको आप कहते हैं हैवी डैम्पिंग, ठीक है। जब आपने ये आर क्योंकि आपका डैम्प फोर्स है, ठीक है, जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से है, अगर इसकी वैल्यू ओमेगा से ज्यादा होगी तो ये हैवी डैम्पिंग होगा। अगर ये इसके इक्वल है, वैसे एग्जैक्टली इक्वल नहीं हो सकता है, अगर एग्जैक्टली इक्वल हो गया तो ये जो आपका सॉल्यूशन आया है इसकी वैलिडिटी नहीं होगी, क्योंकि वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो आपके पास c1 e की पावर माइनस आर टी, c2 e की पावर माइनस आर टी, ये हो जाएगा, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो दैट मीन्स इसकी थोड़ी सी एक वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन अगर R1 लगभग इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर है और इन दोनों का डिफरेंस बहुत ही कम क्वांटिटी है, तो इस तरह की कंडीशन को कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। और जब आर स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर है तो ये आपका डैम्पिंग हो गया। एक्चुअल में ये आपकी डैम्पिंग है। एक्चुअल केस ये होता है कि एयर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एयर का रेजिस्टेंस थोड़ा काफी कम होता है ना, आपको फील थोड़ा ही ना होता है कि इतनी तेज एयर चल रही है। तो इसको आप कंडीशन को एग्जैक्टली मान के चलते हैं, तो ये आपकी डैम्पिंग है। लेकिन फिर भी हम इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस हैवी डैम्पिंग का ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आर स्क्वायर ग्रेटर देन ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये वाली क्वांटिटी भी निगेटिव होगी और ये वाली क्वांटिटी भी निगेटिव होगी, क्योंकि माइनस आर है, ये भी माइनस आर है, यानी कि टोटल आपका निगेटिव आएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये t वर्सेस डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो जैसे जैसे ये वर्क करेगा तो ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिके हो जाएगी। तो ये वाला फर्स्ट केस है ड्यू टू हैवी डैम्पिंग, जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे करके डिके हो जाएगा। एक कंडीशन बनती है आर स्क्वायर कंपेरेबल टू ओमेगा स्क्वायर, और मान लिया इसकी वैल्यू जो निकल के आती है आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर की, ये अंडर रूट इसकी वैल्यू मान लिया h है। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इस केस में, सेकेंड केस में x इज इक्वल टू c1 e की पावर माइनस r, और इसे आपने h माना है ना, प्लस h इंटू टी प्लस c2 e की पावर माइनस r माइनस h इंटू टी। देखिए इन दोनों टर्म में से e की पावर माइनस r t आप कॉमन ले सकते हैं। आपके पास c1 e की पावर माइनस एच टी प्लस c2 e की पावर माइनस एच टी, ये तो प्लस का एच टी, ये माइनस का एच टी हुआ। तो इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। c1 ये आपका एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच टी प्लस एच स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे होता है ना फॉर्म। इसे एक्सपेंड करने का तरीका e की पावर x को 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तरीके से जैसे करते हैं ना, तो इसको एक्सपेंड कर दिया आपने। प्लस c2 1 माइनस एच टी, फिर उसके बाद क्या आता है प्लस का एच स्क्वायर टी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट टर्म c1 माइनस c2 बचेगा e की पावर माइनस आर टी c1 माइनस c2। सेकेंड टर्म आपका जो होगा c1 माइनस c2 इंटू
एच टी प्लस, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा। हाइयर टर्म को देखो कि h की वैल्यू तो आपने ऑलरेडी ही कम ली है, तो हाइयर टर्म्स इसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि h अगर बहुत कम है तो h क्यूब और h मतलब हाइयर टर्म्स जो है इसकी उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं आप। तो आगे की टर्म को आप नेग्लिजिबल मान के इतना ही कर लीजिए इसको, और इसको हम लिख सकते हैं e की पावर माइनस आर टी ए प्लस टी। फ्रेंड्स ये C1 माइनस C2 तो a के इक्वल हो गया, C1 माइनस C2 इंटू एच b के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आपका निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेकेंड कंडीशन के केस में ये। यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये बड़ी तेजी से डिक्रे हो जाएगा, और डिके इसका हैवी डैम्पिंग से भी ज़्यादा तेजी से होगा, यानी जल्दी ही एम्पलीट्यूड डिके हो जाएंगे। अगर आप इसको एक्सपोनेंट टर्म है ना एक्चुअली, तो ये नीचे डिके हो रही है, तो तेजी से डिके हो चुकी है। ये सेकंड कंडीशन है फॉर क्रिटिकल डैम्पिंग। थर्ड आपकी जो एक्चुअल कंडीशन मैंने बताई है, जो डैम्पिंग है आर स्क्वायर जब लेस देन ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी खुद ही देखिए आप, जब आर कम है ओमेगा से तो इमेजिनरी हो जाएगी। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए आपने कहा है x इज इक्वल टू C1, उसे रखेंगे e की पावर माइनस आर, और जो वो वैल्यू आएगी ना, ये आपने माइनस साइन बाहर ले लीजिए, तो आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस साइन जब आपका बाहर आ जाएगा इस अंडर रूट से बाहर, तो माइनस जे, तो फिर ये आपका बन जाएगा प्लस का जे। अंडर रूट माइनस वन को आपने वन ले लिया, जे कर दिया है, और आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को का अंडर रूट आपने ओमेगा डैश लिया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी जे डैश ओमेगा डैश प्लस C2 e की पावर माइनस आर माइनस जे ओमेगा डैश। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि आपने ओमेगा डैश ले लिया, माइनस वन तो आपने यहाँ से कॉमन लिया, माइनस वन का अंडर रूट आपका जे हो गया है इमेजिनरी नंबर, और जो बचा हुआ है वो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को आपने ओमेगा डैश लिख दिया, तो ये वैल्यू आ गई है। तो इसको फ्रेंड्स आप फिर से e की पावर माइनस आर, ये t आएगा यहाँ पे t, इसको कॉमन ले लेंगे, तो C1 e की पावर j ओमेगा डैश t प्लस C2 e की पावर माइनस j ओमेगा डैश t, इस तरह से बन जाएगा e की पावर माइनस आर टी। इसको भी आप खोलेंगे cos ओमेगा डैश t प्लस आई साइन j साइन ओमेगा डैश t प्लस C2 cos ओमेगा डैश t माइनस जे साइन ओमेगा डैश टी। वही चीज जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में किया था, e की पावर माइनस आर टी, और इसमें ओमेगा डैश टी को कॉमन ले लिया है, C1 प्लस C2 कॉस ओमेगा डैश टी प्लस जे साइन, ये C1 आपका इसके साथ भी है इसके साथ भी है, C1 माइनस C2 साइन ओमेगा डैश टी। ठीक है, अब आपने वही C1 प्लस C2 को तो क्या कंसीडर कर लिया, C1 प्लस C2 आपका मान लिया ए, यहाँ पे कॉस है तो साइन फाइव, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू ए कॉस फाइव। इनकी वैल्यू रख देंगे तो आपका वही वैल्यूज आ जाएंगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी e की पावर माइनस आर टी, ए आ जाएगा आपका, यह आपका हो जाएगा ए कॉस ए साइन फाइव कॉस ओमेगा डैश टी प्लस ये आपका जे इसके साथ ले लीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए कॉस फाइव साइन ओमेगा डैश टी। इसको आपने फिर सॉल्व कर लिया, ए ई की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। ओके, तो ये आपका आप देख रहे हो कुछ इस तरह का बन रहा है ना, जैसे आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकाला था। इसमें बस थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पे ओमेगा है, ओमेगा डैश आपने लिया था अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसमें आपका एम्पलीट्यूड भी आप थोड़ा सा चेंज देख रहे हो कि एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह रहा है, एम्पलीट्यूड के साथ ये एक टर्म आ रही है जो कि डिपेंड कर रही है आर पे, जो कि फोर्स को जो
जो भी एयर के रेजिस्टेंस के कारण है, तो इसीलिए ये एम्पलीट्यूड को धीरे धीरे कम करती चली जाएगी। जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होता चला जाएगा तो एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। तो अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो इस तरह का इक्वेशन बनेगा फ्रेंड। पहले यहाँ से ये वेव ऐसे गई, ठीक है, ऐसे, फिर एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, एंड लास्ट में जाके डिके होता चला जाएगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड का डिके है वो ये होगा। तो थर्ड कंडीशन के लिए एम्पलीट्यूड का डिके ये है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और इसका ये वेव बन गया। ये आपका फर्स्ट कंडीशन का है, ये हैवी डैम्पिंग के लिए है, ये क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए है, ये आपका जो नॉर्मल डैम्पिंग होता है उसके लिए है। तो हम इसी को कंसीडर करके इसी के ही टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो इसको अभी हम हटा देते हैं। हमारे पास फाइनली वो इक्वेशन हमने वहाँ पे लिख दी है कि क्या निकल के आई है। टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता ही है, t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होती है। इस वाली जो भी ये इक्वेशन बन रही है, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई, इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा डैश, तो इसीलिए 2 पाई अपॉन अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जिसमें ओमेगा स्क्वायर आपका अंडर रूट के अपॉन एम है और आर स्क्वायर कितना है फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि आर स्क्वायर किसे माना था, आपने बी अपॉन एम को आर की 2 आर इज इक्वल टू बी अपॉन एम माना था, आर इज इक्वल टू बी अपॉन 2 एम के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो आपने टाइम पीरियड भी निकाल लिया है। अब हम इसमें एनर्जी ये सब चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। डैम्प्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान रखना है क्या है, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे 2r की वैल्यू है b अपॉन m और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू है k अपॉन m। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। और इस इक्वेशन का जब आपके डैम्प्ड ऑसिलेशन होंगे तब सॉल्यूशन निकल के आता है ये आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा ही है। इसमें बस केवल ये ध्यान रखना है कि डैम्पिंग टर्म ये ऐड हो रही है और एक फेज फाई है। तो आपका ये इक्वेशन जो निकल के आया है x इज इक्वल टू a e की पावर माइनस आर टी साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड डिस्कस करते हैं। एम्पलीट्यूड में देखिए पहले तो एम्पलीट्यूड क्या था, ये है एम्पलीट्यूड आपका a e की पावर माइनस आर टी। अगर किसी भी तरह का डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होगा यानी ये टर्म नहीं होगी तब तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। डैम्प्ड है तो इसकी वजह से ये टर्म है, तो धीरे धीरे डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और डीके होके 0 हो जाएगा कुछ टाइम पीरियड बाद। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया कितने टाइम पीरियड का एक साइकिल है। टाइम पीरियड बताता है एक साइकिल में लगा हुआ टाइम। अब हम देखते हैं मीन लाइफ टाइम। जब हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम हो जाता है, तो इसको आप कहते हो जितने टाइम पीरियड में जो एम्पलीट्यूड ऑफ द ये आपका मोशन है वो 1/e ऑफ द इनिशियल एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मीन लाइफ टाइम। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, 1/e ऑफ दिस। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक तो पावर डेसिपेशन, अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन ही पढ़ रहे हैं। पावर डेसिपेशन, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, और रिलेशन बिटवीन क्वालिटी फैक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम जो टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है ये। तो पावर डेसिपेशन देखने के लिए पावर डेसिपेशन P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हो जाता है माइनस DE अपॉन DT। ओके, ये पावर डेसिपेशन है, यानी कि हर एक पीरियड में किस तरीके से पावर डेसिपेट हो रही है, खत्म होती चली जा रही है, क्योंकि इस पे डैम्पिंग फोर्स लगे हुए हैं। डैम्पिंग फोर्स की वजह से हर पीरियड में साइकिल डैम्पिंग फोर्स की वजह से पावर धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। ई इसमें मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो डैम्पिंग फोर्स की इक्वेशन आई थी वो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 2r dx अपॉन dt प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 आई थी। और इसका सॉल्यूशन जो आया था फॉर r स्क्वायर इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर, वेरी वेरी लेस देन, ये आप में मान के चलिए, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो इस कंडीशन के लिए जो x की वैल्यू आई थी वो आई थी आपकी a e की पावर माइनस आर टी साइन
ओमेगा डैश टी प्लस फाई, जहाँ पे ओमेगा डैश की वैल्यू भी अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के इक्वल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि पावर डेसिपेशन निकालना है, दैट मीन्स कि आपको टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, के एक्स स्क्वायर। तो आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, तो आप डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकालेंगे, ये वेलोसिटी की वैल्यू होगी। इसमें देखिए फ्रेंड दो टर्म है टी वाली, तो आप एक बार ई की पावर माइनस आर टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस आर ई की पावर माइनस आर टी, ये साइन ओमेगा डैश टी प्लस फाई ऐसे कैसे ही रह जाएगा। और दूसरी बार आप इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर माइनस आर टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई और ओमेगा डैश इसके साथ ही आ जाएगा। अब इसमें देखिए ई की पावर माइनस आर टी को हमने बाहर रख लिया, ई की पावर माइनस आर टी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये टर्म है माइनस आर इंटू दिस और ये टर्म है ओमेगा डैश इंटू दिस। हमने कहा है कि आर इसकी वैल्यू ओमेगा से बहुत कम है, दैट मीन्स कि इस वाली टर्म को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि इसके साथ आर मल्टीप्लाई हुआ है तो इस टर्म को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी ए ई की पावर माइनस आर टी ओमेगा डैश कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? आप ओमेगा डैश की वैल्यू आपने कहा है इसके इक्वल है और आर की वैल्यू ओमेगा से बहुत कम है, तो आप ये मान के चलिए कि ओमेगा डैश लगभग ओमेगा के इक्वल है। क्योंकि आपने कंडीशन ये कंसीडर किया है तो दो अप्रोक्सीमेशन लगाए हैं आपने। एक अप्रोक्सीमेशन में तो ये टर्म आप जीरो मान के चल रहे हैं, फर्स्ट वाली टर्म, क्योंकि इसके साथ आर मल्टीप्लाई हुआ है। और सेकेंड टर्म में आपने कहा कि ओमेगा डैश क्योंकि आर बहुत कम है तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल हो जाएगा। तो इस कंडीशन को रखते हुए आपके पास बन जाएगा ए ओमेगा ई की पावर माइनस आर टी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ये वैल्यूज आप यहां रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ एम वी की जो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी, क्योंकि यहाँ पे आप स्क्वायर कर रहे हो तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस हाफ के और x की वैल्यू आपने यहाँ से स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। फ्रेंड्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि k की वैल्यू आपने वही की थी कि k अपॉन m आपका किसके इक्वल था, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे रखनी है। m आपने अगर कॉमन ले लिया है, बाहर ले लिया है, हाफ ऑफ m ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया है, ई की माइनस टू आर टी भी कॉमन ले लिया है, तब आप इसमें रख सकते हैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ये आपका हो जाएगा के, इसमें आपका बन जाएगा एम, है ना, के आपका किसके इक्वल है, एम ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है ना। तो ओमेगा स्क्वायर आपने बाहर ले लिया, अब आपने यहाँ से बाहर इसको ले लिया तो यहाँ से हट जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा डैश टी प्लस फाइव और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 के इक्वल। तो आपके पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, हाफ एम ए स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी ओमेगा स्क्वायर, और ये आपका एम ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, के, तो हाफ के ए स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी। देखिए ये कैसा आ रहा है, आपने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन किया था उसमें जो टोटल एनर्जी की वैल्यू आती थी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर की इक्वल निकल के आती थी, लेकिन इसमें एक टर्म डैम्पिंग की वजह से है तो ये रहेगी, ठीक है। और ये डैम्पिंग ये बता रहा है कि एनर्जी धीरे धीरे करके डिके होती चली जाएगी, क्योंकि आर की कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। आर की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या होगा, वो डैम्पिंग तेजी से होगी, आर की वैल्यू कम होने से वो धीरे धीरे करके डैम्पिंग होगी। तो हमें निकालना है पावर डेसिपेशन P की वैल्यू, P इज इक्वल टू माइनस डी ई अपॉन डी टी, और डी ई आपका पता ही आपको E की वैल्यू हाफ ऑफ के स्क्वायर ई की पावर माइनस टू आर टी। तो इसमें आपका ये तो कांस्टेंट ही है और ये आपका माइनस का टू आर ई की पावर माइनस टू आर टी। तो ये जो माइनस साइन है इससे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा, ये देखिए ये जो टर्म है ये इंटू ये आपको ई को ही बता रहा है, तो ये आपका प्लस साइन के साथ टू आर इंटू ई के इक्वल होगा। तो पावर डेसिपेशन आपका निकल के आ रहा है
2R इंटू मैकेनिकल एनर्जी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू 2R इंटू ई के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू हमने निकाली है इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए रिलैक्सेशन टाइम को डिफाइन किया जाता है कि जब आपका एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल एनर्जी के 1/e टाइम रह जाती है, तब उस कंडीशन में जितना टाइम लगता है उसको 1/e टाइम में होने में उसको उसका रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मीन टाइम तो मैंने अभी आपको बताया ही था, एक होता है मीन टाइम। मीन टाइम मैंने आपको क्या बताया था कि जब जो एम्पलीट्यूड है इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/e टाइम रह जाता है, तो उसमें जितना भी टाइम लगता है वो आपका लगता है मीन टाइम होता है। और रिलैक्सेशन टाइम जब मैकेनिकल एनर्जी आपकी इनिशियल एनर्जी की 1/e टाइम रह जाती है, तो ये आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस अच्छी तरह याद करने रहे। ये एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, वो एनर्जी से रिलेटेड है। दैट मीन्स कि मान लिया टॉ टाइम लगा एनर्जी को डिके होने में, आपने फॉर्मूला निकाला है मैकेनिकल एनर्जी का, E इज इक्वल टू 1/2 k a² e की पावर -2RT। आपने कहा कि T इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियली जो एनर्जी है तो वो कितनी है, हाफ k a² के इक्वल हो जाएगी। इसे आपने E नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए खुद ही T की वैल्यू 0 रख देंगे तो हाफ k a² हो जाएगी। जब आपकी E की वैल्यू E नॉट अपॉन E रह जाए तो जिसमें टाइम होगा वो आपका रिलैक्सेशन टाइम होगा, यानी कि E की वैल्यू में हाफ, इसे आप E नॉट E की पावर -2R टॉ कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप? ये वाला टाइम जिसमें एनर्जी का फॉर्मूला तो ये इससे रिलेटेड हो गया, T इज इक्वल टू 0 पे ये एनर्जी निकल गई है, तो इस एनर्जी का 1/e टाइम रह जाएगा। तो जो टाइम लगा हम इस T की जगह टॉ रख देंगे रिलैक्सेशन टाइम, और ये आपका E नॉट अपॉन E से। तो ये आपका इससे के इक्वल निकल के है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं E की पावर -1 और इन्हें कंपेयर करेंगे 2R टॉ इज इक्वल टू -1 टॉ इज इक्वल टू 1/2R। तो जो आपकी रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो डैम्पिंग फैक्टर R के ऊपर डिपेंड करती है कि डैम्पिंग फैक्टर जितना बड़ा होगा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही कम होगा, डैम्पिंग फैक्टर जितना कम होगा रिलैक्सेशन टाइम उतना ही ज़्यादा होगा। और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, वो टाइम जिसमें एनर्जी इनिशियल वैल्यू की 1/e टाइम रह जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया रिलैक्सेशन टाइम क्या है। अब हम क्वालिटी फैक्टर को देखते हैं। क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो डैम्पिंग को मेजर करता है, किस रेट से डिके हो रहा है, एनर्जी का डिके जिस रेट से हो रहा है वो उसका क्वालिटी फैक्टर है। अगर डैम्पिंग फोर्स बहुत ज्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर उसका उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रेट ज्यादा है डैम्पिंग का, तेजी से डैम्प हो रहा है तो क्वालिटी फैक्टर कम हो जाएगा, और अगर डैम्पिंग कम है तो क्वालिटी फैक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो Q को डिफाइन किया जाता है मैथमेटिकली 2 पाई इंटू जितनी एनर्जी होती है इनिशियली, जितनी एनर्जी होगी सिस्टम में अपॉन एनर्जी लॉस पर पीरियड। एक पीरियड में कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, इस फॉर्मूले से क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन किया जाता है। तो देखिए 2 पाई, आपने कहा एनर्जी तो E है किसी टाइम पे, और पर लॉस को दिखाया जाता है P इंटू T से। देखिए ये तो आपका पावर डेसिपेशन है, अगर उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस टाइम पीरियड में कितना एनर्जी का लॉस हुआ इस वाले फॉर्मूले से दिया जा सकता है। देखिए 2 पाई हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि P इज इक्वल टू है 2R ऑफ E, ये निकाला था ना। तो यहां पे आप रख लीजिए इसको 2R ऑफ E इंटू T, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2RT। अब हमने ये निकाला है रिलैक्सेशन टाइम 1/2R के इक्वल है, तो 1/2R को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, देखो 2 पाई तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 2 पाई और 1/2R को क्या लिखा आपने टॉ, तो टॉ ऊपर आ जाएगा अपॉन T। अब 2 पाई अपॉन T आपको पता है ओमेगा है, ओमेगा इंटू टॉ। तो इसका मतलब जो क्वालिटी फैक्टर Q है और रिलैक्सेशन टाइम टॉ है, इनके बीच में रिलेशन आ गया ये। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स
ये तो इनके बीच का रिलेशन है। क्वालिटी फैक्टर आपको बताता है कि आपका जो ऑसिलेशन है उसकी क्वालिटी कैसी है। जितना डैम्पिंग फोर्स ज्यादा होता है क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होता चला जाता है, डैम्पिंग फोर्स कम होता है तो क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होता है वैल्यू। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है क्योंकि एनर्जी अपॉन एनर्जी का ही रेशियो है। देख रहे हैं आप इसमें केवल एक यहाँ कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, तो बस केवल ये क्वालिटी बताता है ऑसिलेशन की। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फोर्स्ड ऑसिलेशन को पढ़ेंगे। थैंक यू।